गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में अरबों का आक्रमण पढ़ा हम लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। वैसे अरबों के आक्रमण में तुर्कों का आक्रमण भी आ गया था। जैसे हमने पढ़ा अल्पतगिन के बारे में, अल्पतगिन के बाद सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ा, फिर महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा। आज मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग महमूद गजनबी के बारे में आपको पढ़ा रहे थे और महमूद गजनबी में मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट बात क्या है। एक ही बात इम्पोर्टेंट थी कि उसने 1000 से लेकर 1027 तक तकरीबन 17 बार भारत पर अटैक किया और जीता भी। क्लियर? तो उसका इम्पोर्टेंट आक्रमण कौन सा था? 15वां और 16वां और 17वां आक्रमण उसका इम्पोर्टेंट था। पहला आक्रमण कौन सा था उसका? 1025 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण। आपको लिखवा देते हैं, वैसे मैंने लिखवा दिया था उस दिन, जैसे आपको और समझा देता हूँ मैं यहाँ। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, भारत में तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले हमने अल्पतगीन के बारे में पढ़ा। अल्पतगीन के बाद सुबुतगीन के बारे में पढ़ा। इसके बाद महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा और फिर हम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे महमूद गजनबी के बारे में ही चर्चा चल रही थी। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के बारे में इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक तकरीबन 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तकरीबन 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1025 में इसने, हाँ, इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा है इसका? इम्पोर्टेंट हमला, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमला है इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये सारी बातें मैंने लिखवा दी हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इनको। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है तो देख लीजिए। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। काठियावाड़ प्रायद्वीप में है ये सोमनाथ मंदिर। और यहाँ जो मूर्तियाँ थीं भगवान शिव और चंद्रमा की, भगवान शिव और चंद्रमा की जो मूर्तियाँ थीं। अब देखिए यहाँ पर आप ये भारत का मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ एक सागर है, अरब सागर।
अरब सागर। यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो देखिए यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ थीं भगवान शिव और चंद्रमा की, वो सारी की सारी मूर्तियाँ इसने क्या करा कि उनको अरब सागर में फेंक दिया। सारी मूर्तियाँ इसने अरब सागर में फेंक दी। और इसका लास्ट युद्ध जो था 1027 में, वो जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध था। ठीक है। इसके दरबार में, महमूद गजनबी के दरबार में कौन कौन भारत आए? इसके दरबारी कौन कौन थे? अल बरूनी, अल बरूनी, फिर दोसी, फिर दोसी और उतबी। ठीक है। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन लोगों के बारे में हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम अल बरूनी हेडिंग डालते हैं। अल बरूनी, जिसके बारे में जितना एग्जाम में पूछा गया है उतना मैं आपको करा दे रहा हूँ डिटेल में, हमें इनके ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ। ये आया था कि जन्म इसका कहाँ हुआ है, बरनी में। जन्म इसका हुआ भाई बरनी में। बरनी कहाँ है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बरनी? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। फारसी भाषा का कवि था ये, फारसी भाषा का कवि। इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है। इसको भारत का दर्पण कहा जाता है, भारत का दर्पण कहा जाता है। किसको? किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। इसकी रचना कौन सी है? किताब उल हिंद, जिसको भारत का दर्पण कहा जाता है। ठीक है। और कौन सी है इसकी? तहकीक ए हिंद रचना है। किसकी? अल बरूनी की। इसने अल बरूनी ने दिल्ली को, जब इसको दिल्ली ले जाया गया, जब इसने दिल्ली को देखा तो इसने दिल्ली को उत्कृष्ट शहर बताया, ये सबसे बढ़िया शहर है। ठीक है। और क्या करा? जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो इसने संस्कृत भाषा में किया। देखिए अब ये फारसी भाषा का कवि है और संस्कृत भाषा में वेदों का अध्ययन कर रहा है, तो कितना बड़ा टैलेंट है इसके अंदर, जरा सोचिए। हम्म। दिल्ली को उत्कृष्ट शहर बताया। भारतीय वेदों का अध्ययन, भारतीय वेदों का अध्ययन
संस्कृत भाषा में किया। संस्कृत भाषा में किया। ठीक है, भारतीय वेदों का अध्ययन संस्कृत भाषा में किया। चलिए हम कुछ और किसी और के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं उत्बी के बारे में। उत्बी उत्बी के बारे में क्या पढ़ना है? इसकी पुस्तक ही याद रखनी है हमें कि इसकी रचना कौन सी है। इसकी रचना है कौन सी है? इसकी रचना किताबुल, जैसे हमने इनकी देखी थी किताबुल हिंद, तो उसकी कौन सी है? किताबुल यनम या फिर किताबुल यामिनी। किताबुल यनम या यामिनी। ठीक है, इसे अफगानिस्तान का दर्पण कहते हैं। दोस्तों इसको अफगानिस्तान का दर्पण कहा जाता है। चलिए अगले कवि के बारे में हम पढ़ते हैं। अगले कवि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला कवि कौन है? फिरदौसी। अगला कवि कौन है? फिरदौसी। अब फिरदौसी के बारे में क्या है भाई? फिरदौसी भी फारसी भाषा का जनक कहा जाता है। फारसी भाषा का विद्वान है ये। फारसी भाषा का विद्वान है। ठीक है, और इसकी रचना कौन सी है? सहनामा। इसकी रचना का नाम क्या है दोस्तों? सहनामा। ठीक है, तो हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, और जो उनके बारे में पढ़ा, फिर उनके जो दरबारी थे उनके बारे में पढ़ा। दरबारी कौन कौन थे, कौन कौन भारत आया था? तो अलवरूनी, इनके दरबार में कौन कौन भारत आया? अलवरूनी, फिरदौसी और उत्बी। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, देखिए भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। और क्या इसके बारे में? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जाता है। यानी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगला, भारत में तुर्क साम्राज्य का तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय
भी किसको जाता है? सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, देखिए इसने भारत पर सबसे पहला हमला इसका कौन सा है? तो 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीता। ये इसका भारत में पहला आक्रमण है। ठीक है, और वैसे तुर्कों द्वारा भारत में पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। भारत में भारत पर गौरी का, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत पर गौरी का पहला हमला कब हुआ था? 1175 एडी में। ठीक है, मुल्तान को जीता, मुल्तान को जीता। ओके, अगला देखिए 1176 में इसने मुल्तान को जीता, फिर 1176 में कच्छ पर हमला किया, कच्छ को जीता। और इसका एक अगला इंपॉर्टेंट है युद्ध। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण डालेंगे हम लोग, कह के महत्वपूर्ण डाल रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, मैंने इसको 3 स्टार से डॉट किया है। ठीक है, देखिए 1178 में इसने गुजरात पर हमला किया, यानी कच्छ भी गुजरात में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो 1175 में गुजरात पर हमला किया। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ गौरी की प्रथम हार होती है। प्रथम हार होती है मतलब कि यहाँ पर गौरी हार जाता है। किससे? यहाँ का जो शासक होता है भीमदेव द्वितीय, जिसको मूल राज के नाम से जाना जाता है, वो इसको क्या करता है? पराजित करता है और इसको बंदी बना लेता है। और इसकी कायदे से कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी कायदे से पिटाई भी करता है। ठीक है, तो गुजरात पर जब हमला करता है तो गुजरात का शासक कौन होता है इस समय? भीमदेव सेकंड, जिसको मूल राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो भीमदेव सेकंड है, भीमदेव सेकंड गौरी को पराजित करता है, गौरी को पराजित करता है और बंदी बना लेता है। ठीक है, तो यहां लिखिए भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार। क्लियर? भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार कब है? तो 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड ने इसको पूरी तरह से परास्त कर दिया। ठीक है, दोस्तों इस समय दिल्ली पर शासन जो था वो पृथ्वीराज तृतीय का था। इस समय दिल्ली पर शासन किसका है? देखिए जब गौरी की प्रथम हार हो रही है तो फिर इस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन दौड़ रहा था। ठीक है, शासन चल रहा था। मोहम्मद गौरी
शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच दो लड़ाइयाँ होती हैं। दो लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। अब हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देखिए, क्या इनके बारे में क्या है कि इनको पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। देखिए, ये गौरी से हारते भी नहीं, ये गौरी से कभी नहीं हारे। केवल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में ही ये हारे हैं। और हारे भी कैसे? जो कन्नौज का राजा कन्नौज का जो राजा था जयचंद, वो जाकर के गौरी से मिल गया और उसकी सेना अब पृथ्वीराज चौहान की सेना पर भारी पड़ गई, तो फिर उन्हें हारना पड़ा, ठीक है। वैसे ये कभी हारे नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु भी इनकी कब हुई है? 11 मार्च 1192। तो हम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका देखिए पहला जो युद्ध होगा वो तराइन का प्रथम युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो होगा 1191 में होगा, ठीक है। किस किस के बीच? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है तराइन के प्रथम युद्ध में। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में। इन दोनों के बीच ही लड़ा जाता है, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं, पराजित होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार तो आप बता दोगे 1178 में जो युद्ध हुआ था, गुजरात का शासन किसका चल रहा था? भीमदेव सेकंड का, उनसे ये पराजित हो गया। ये भारत में गौरी की प्रथम हार थी। भारत में गौरी की दूसरी हार आप बता दोगे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में गौरी वर्सेस चौहान के बीच हुआ है, जिसमें चौहान ने गौरी को परास्त कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1192 में कन्नौज के राजा जयसिंह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से आकर के मिल जाता है और उसकी सेना और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना, दोनों सेना मिल जाती हैं। इस तरह से ये सेनाएं पृथ्वीराज चौहान की सेना पर भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो उन्हें हारना पड़ता है फिर, ठीक है। अब देखिए अगला जो युद्ध होगा, अब देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है? ये कुछ तो करेगा, मोहम्मद गौरी यहाँ कुछ तो करेगा। तो ये करता क्या है? देखिए जैसे ही ये यहाँ हारते हैं तो क्या करता है? अब देखिए इसको दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर पर किसका कब्जा हो जाता है? गौरी का। गौरी का दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो जाता है। अब दिल्ली अजमेर किसके हाथ में है? इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? 1192 में तो अजमेर में हुई थी, ठीक है, राजस्थान में। अब देखिए दिल्ली और अजमेर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो
संपूर्ण भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, मैं लिख देता हूं यहां पर तराइन, तराइन के तराइन के सेकंड युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। नींव डाली। ठीक है, तो इतना कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। और यहाँ से होता क्या है, और यहाँ से इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का उदय किस युद्ध के दौरान हुआ? तराइन के द्वितीय और तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है, जब राजपूत वंश को पूरी तरह से परास्त कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो हाँ बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्लियर है तो हाँ बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो कन्नौज का राजा था जयचंद, अब राजपूत वंश को तो अपने आगे से हटा दिया गौरी ने, अब इस जयचंद को भी हटाना चाह रहा था, तो इसने जयचंद पर भी हमला कर दिया। ठीक है, तो इस जयचंद के बारे में भी लिख लेते हैं। जयचंद और वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो युद्ध लिखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर युद्ध, चंदावर युद्ध कब हुआ है? 1194 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ है? जयचंद के बीच हुआ है। कन्नौज के राजा थे ये जयचंद, जयचंद के बीच। ठीक है, ये जयचंद कौन है? कन्नौज का राजा। गहड़वाल वंश, किस वंश का है? गहड़वाल वंश का है। ठीक है, ये कुछ सिक्के भी चलाता है यहाँ पर, इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की आकृति बनी हुई थी। सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की आकृति थी। सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की भी आकृति थी। तो यहाँ क्या करता है? जयचंद को पराजित कर देता है। जयचंद पराजित हो जाता है। पराजित होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भी कुछ सिक्के चलवाए हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा गुदवाया। कलमा, कलमा एक अरबी शब्द है।
कलमा कैसा शब्द है? अरबी शब्द। कलमा गुदबाया, ठीक है, या कलमा लिखवाया, ठीक है। इसमें देवनागरी लिपि में लिखा था, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम, अंकित था, ठीक है। देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। थोड़ा वाटर पी लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में इतनी डिटेल काफ़ी है। मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध और देख लेते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध, अंतिम युद्ध जो था इनका वो 1205 में था, खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध ये इनका अंतिम युद्ध था। खोखरों के विरुद्ध इनका अंतिम युद्ध था और इसकी मृत्यु 1206 में हो जाती है। 1206 में हो जाती है। देखिए, हम लोगों ने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान को राय तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान, मृत्यु इतने में हुई इनकी, ठीक है। इनके बारे में एक और लिख लीजिए, इनके दरबार में चंद्र बरदाई रहता था। दरबारी कौन था? चंद्र बरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। जिसकी रचना कौन सी है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल फिर इसी समय, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।